अगर हम यूनिट नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करें तो हम इसके अंदर देखते हैं हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं क्लास 11th के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स को। तो अब हम इसके मीनिंग जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में जान चुके हैं। अब हम इसी के बिहाफ पर माइक्रो और मैक्रो के बीच में थोड़ा सा किस तरह से डिफरेंशिएट है वो देखते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो पहला पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी। किसके बिहाफ पर आता है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी। इसके अंदर हम स्कार्सिटी एंड चॉइस की बात करते हैं, लेकिन लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल के लेवल पर। कौन से लेवल पर बात करेंगे? इंडिविजुअल के लेवल पर बात करेंगे। वहीं पर अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो सेम चीज स्कार्सिटी एंड चॉइस की बात करेंगे, लेकिन हम इसमें इकोनॉमी एज अ होल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इकोनॉमी एज अ होल। तो जैसे अगर जो भी चीज हमें स्टडी करनी है, अगर वो एक किसी पर्सन, एक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल फैक्ट्री अगर इंडिविजुअल से रिलेटेड है, तो जैसे कि हम सिंपली डिमांड एंड सप्लाई इससे रिलेटेड है तो हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट मानते हैं। और वहीं पर वो एंटायर नेशन से रिलेटेड है, जैसे कि डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो कि नेशनल लेवल पर की जा रही हो। जैसे कि अभी कोविड का टाइम था, वैक्सीनेशन की बात हुई, तो वो वैक्सीनेशन सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए डिमांड नहीं थी, वो पूरे एंटायर नेशन के लिए थी। तो वो हमारा किस में आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। किसके बारे में आ जाएगा वो? हमारा एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड हमारा एग्जाम्पल किसका होता है? मैक्रो का। जैसे कि इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, हम इसके अंदर स्टडी करते हैं चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, जो कि मैक्सिमाइज करता है सेटिस्फेक्शन विद द इनकम। कि जो भी इनकम मिली हुई है उसके अंदर उसको क्या मिलेगा? ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तभी हम उसके बारे में जो भी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारी जो इनकम होती है, इनकम इनकम को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक करते हैं हम क्या? जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और दूसरा हमारा क्या होता है? सेविंग के बारे में बात करते हैं। तो सेम यही है कि इनकम को वो क्या कर रहा है? पर्सन इनकम से सेटिस्फाई हो रहा है। वहीं दूसरा अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देखें तो इसमें भी हम स्टडी करते हैं, लेकिन हम इसमें देखेंगे नेशनल रिसोर्सेज, कि किस तरह से उनको यूज करना है। और उन रिसोर्सेज का यूज करने के बाद हमारे जो कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं इनका किस तरह से मैक्सिमाइज वेलफेयर हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये हम बात करते हैं बेसिस ऑफ द स्टडी, की स्टडी किस बिहाफ पर की गई है। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड पॉइंट आता है वो है हमारा इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अभी जो वेरिएबल है, वेरिएबल ये जो टर्म है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। स्टडी करते हैं हम कहाँ पर? मैक्रो लेवल पे। और ये हमारे क्या होते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि हमारे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसकी बात करेंगे? एम्प्लॉयमेंट की। नेशनल इनकम की बात करते हैं। नेशनल इनकम के बाद एग्रीगेट डिमांड, आप जानते हैं एग्रीगेट सप्लाई, एंटायर नेशन की डिमांड एंड सप्लाई। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो अभी इनके बारे में भी हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में होते क्या है। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हम जान चुके हैं कि किसका कौन कौन सा कहाँ पर क्या वर्क है। तो जैसे कि अगर हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात करें तो हम इसके अंदर कंज्यूमर्स की डिमांड और और प्रोड्यूसर की सप्लाई के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो भी बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई तो सेम पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक टर्म देख रहे हैं जो हमारा कौन सा है? एग्रीगेट। कौन सा टर्म है हमारा? एग्रीगेट। और एग्रीगेट रेफर करता है किसके बारे में? ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो ये रेफर करता है किसके बारे में? ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो हम इसके अंदर बात तो करेंगे, लेकिन जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे वो ऑल द गुड्स होंगी, ना कि ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड नहीं। सभी सेक्टर्स की गुड्स की सप्लाई की बात की जाएगी और सभी सेक्टर की गुड्स की डिमांड की बात की जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा एजेंट्स। अभी एजेंट्स क्या है? एजेंट्स आपने कई जगह सुना होगा। बेसिकली कुछ मीडिएटर होते हैं जो को हम एजेंट कंसीडर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एजेंट्स हैं वो चीज क्या कर रहे हैं? वो रेफर कर रहे हैं किस चीज को? या तो वो रेफर करेंगे इंडिविजुअल को, और या रेफर करेंगे वो किसी इंस्टीट्यूशंस को। अभी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस वाले ये एजेंट्स तो कुछ नई चीज सी लग रही है। ये है क्या? कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपका कोई छोटा मोटा सा काम है
तो आप किसी से भी क्या कर लेते हो, हेल्प ले लेते हो, और वो आपकी हेल्प कर देता है और आपके डाउट्स को क्लियर कर देता है। वो है हमारा कौन सा, एक इंडिविजुअल एजेंट। फिर आगे हम क्या करते हैं, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करी तो उसके लिए हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया। जब हमने एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा, वहां पे हमने प्रैक्टिस करी, तो बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन हो गया जो हमारी हेल्प कर रहा है क्या करने में, हमारे डिसीजन लेने में। हमारा डिसीजन क्या है, वो पर्टिकुलर जॉब जो कि हमें चाहिए। अब इसी के चलते हुए यहाँ पर भी हम बात करें, यहाँ पे हम जॉब की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं, एक करेंगे इंडिविजुअल और एक करेंगे इंस्टीट्यूशन। ये दोनों ही हमारे क्या है, एजेंट्स हैं। इनके बारे में देखते हैं है क्या। ये जो इंडिविजुअल एजेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स, ये करते क्या है, जो कंज्यूमर्स होते हैं और प्रोड्यूसर जो होते हैं, उनको हेल्प करते हैं क्या करने में, मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल गेन, कि उनको एडवाइस करते हैं। उनका फोकस होता है बेसिकली जो उनके क्लाइंट है उनको क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको प्रॉफिट मिले। लेकिन वहीं पर जो हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स की, तो इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स के जो एजेंट्स होते हैं, ये हैं क्या, इसके अंदर स्टेट और स्टेचुरी बॉडीज होती हैं। ये बॉडीज होती क्या है, ये बेसिकली बॉडी होती हैं जो हमारी वर्किंग बॉडीज होती हैं, जो कि ये मेंटेन करते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस को कि किस तरह से रूल्स और रेगुलेशन हो, जिससे हमारे नेशन का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप जानते हैं आरबीआई, आरबीआई का मेन मोटिव क्या है, मनी कंट्रोल करना। फिर हमारा आता है कौन सा, सेबी। सेबी हमारा क्या है, एक एक्सचेंज बोर्ड है जो कि इंडिया का है। और तीसरा है हमारा ट्राई। ट्राई मतलब ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो रेगुलेट करती है बाकी चीजों को। इसी के चलते इनका भी मेन मोटिव क्या है, इनका मेन मोटिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। इनका क्या मेन मोटिव है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। यहाँ पर एक टर्म दिख रहा है क्या, सोशल, और यहाँ हमारा टर्म क्या था, पर्सनल गेन। तो ध्यान रखना, इंडिविजुअल का मेन मोटिव होता है पर्सनल गेन, मतलब एक इंडिविजुअल की बात करेगा। और वहीं पर इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है एंटायर की, मतलब एक सोशल गेन की बात करेगा। इसी के चलते हुए एट द माइक्रो लेवल के अंदर इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं, और इकोनॉमिक डिसीजन जो लिए जाते हैं वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट लेते हैं। और वहीं पर ही मैक्रो लेवल पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है हमारा इंस्टीट्यूशनल एजेंट, एक रोल प्ले करते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। अब ये डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है क्या, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन के अंदर हम देखें तो पता चलता है हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे कि अभी तक कर ही रहे हैं, दोनों चीजों के अंदर माइक्रो और मैक्रो के। हम माइक्रो और मैक्रो के अंदर देखें तो हमने भी देखा इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स अगर देखा जाए तो वेरिएबल्स की डिग्री की बात की गई है। जो वेरिएबल्स मतलब जिन टॉपिक्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो वो डिग्री बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ा सा कम होती है और मैक्रो के अंदर एक ब्रॉड लेवल पर डिस्कस की जाती है। सेम वहीं अगर हम इनकम की बात करें तो उसमें हम इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम जानते हैं पर कैपिटा इनकम। वहीं पर अगर मैक्रो की बात करें, है इनकम ही, लेकिन इसका एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव हो जाएगा जिसमें हम बात करें किसके बारे में, नेशनल इनकम की बात करेंगे। तो सेम यही कि डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब है वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब वो टॉपिक जिनके बारे में हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, लेकिन वहीं पर माइक्रो के अंदर हम थोड़ा सा स्मॉल लेवल पर और मैक्रो के अंदर वो ब्रॉड कंपैरिजन किया जाए तो वो ब्रॉड लेवल पर डिस्कस की जाती हैं। इसी वजह से हम इसके अंदर बात करते हैं डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। जैसे कि माइक्रो, माइक्रो पर जब स्टडी करते हैं तो हमें एन इंडस्ट्री की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर लेंगे जिसमें वो एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, एक पर्टिकुलर कॉमोडिटीज। जैसे हमने फॉर एग्जांपल के लिए डिस्कस कर लिया एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक पर्टिकुलर टॉपिक सिर्फ टेक्सटाइल से रिलेटेड होगा। लेकिन वहीं पर मैक्रो की बात करें तो मैक्रो के अंदर भी हम स्टडी करते हैं, लेकिन स्टडी करेंगे इकोनॉमी एज अ होल, जैसे कि हमने भी पढ़ ही लिया है। लेकिन इसके अंदर हम बात करते हैं ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स इन द इकोनॉमी, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारा कॉटन इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वो मैटर नहीं करती। हमारा मैटर करता है क्या, ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स इन द इकोनॉमी। तो ये एक इसके अंदर एक डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन। इसके अंदर हम बात करते हैं जैसे कि माइक्रो के अंदर, माइक्रो के अंदर जो भी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके एक सोचने का तरीका अलग है, क्योंकि डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन है।
जैसे मान लेते हैं कुछ टॉपिक अज्यूम कर लिए गए कि मान लिया कि जो वेरिएबल्स हैं, कुछ सर्टेन वेरिएबल्स हैं, वो क्या कर लिए जाते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, मतलब जितने हैं उतना ही रहेगा, उनका कोई ज्यादा एक्सपेंशन नहीं है। कहाँ पर? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन जबकि अगर हम देखा जाए तो उन्हीं का दूसरे में, मतलब मैक्रो के अंदर अगर देखा जाए तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? बिल्कुल ही चेंज। लेकिन वहीं पर सिमिलरली कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कांस्टेंट मान लिया जाता है मैक्रो के अंदर, कि नहीं भाई ये इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा चेंजेस उसमें आने वाले नहीं है। लेकिन उसी को अज्यूम कर लिया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कि नहीं, इसके अंदर अभी भी चेंजेस बाकी हैं। तो ये हमारा क्या डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन है कि जो एक सोच रहा है उसका जस्ट दूसरा जो सेक्टर है वो उसका जस्ट ऑपोजिट सोच रहा है। अगर एक सोच रहा है कि इसका अजम्पशन लिमिटेड है तो दूसरा सोच रहा है नहीं, इसके बारे में तो हम और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आउटपुट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर देखा जाए तो ये क्या है, कांस्टेंट रहता है। किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट एक वेरिएबल माना जाता है, किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मतलब आउटपुट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये माना गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तो कांस्टेंट है भैया, बस जो चेंज होना है थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन वहीं पर ही मैक्रो के अंदर देखें तो वो एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स माना जा रहा है। वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट इनकम ये कांस्टेंट मान लिया जाता है। लेकिन वहीं माइक्रो के अंदर ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल टॉपिक माना गया है। तो ये बहुत बड़ी क्या होती है, एक रोल प्ले करती है कि डिफरेंट सेट ऑफ assumption। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल इशू। अभी सेंट्रल इशू होता क्या है कि बेसिकली दोनों ही अलग अलग ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की, और दोनों का ही जो माइंड मेकअप है वो अलग है, जिसकी वजह से इनके इश्यूज भी थोड़े क्या हैं, अलग है। जैसे कि अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारा एक सेंट्रल इशू जो हमेशा बना रहता है वो क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे? कि इसमें हमें देखना होता है कि हमें बेसिकली डिमांड किस चीज की है, डिमांड किस चीज के बाद हम कौन सी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, या किस तरह से हम अपने बिजनेस को रन करें कि वो ग्रो कर जाए। या फिर आपने ऑलरेडी देखा होगा क्लास 9th के अंदर विलेज ऑफ पालमपुर, अगर आपको वो चैप्टर याद हो, तो उसके अंदर हमने कुछ फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़े थे या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे उसके अंदर हमने देखा था कि कौन से रिसोर्सेज कहाँ होने चाहिए, या फिर हमने देखा था कि एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमारे पास क्या क्या बेसिक रिसोर्सेज होने। तो यही हमारा बताया गया माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो हम इसमें देखते हैं ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, जिसमें हमारा एम्प्लॉयमेंट भी आता है। तो हम इसके अंदर बात करेंगे ओवरऑल की, बात करते हैं कि हाँ सिर्फ एक पर्टिकुलर की नहीं, ओवरऑल की, हाँ इससे क्या क्या चेंजेस आए हैं। इसी के चलते हुए नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी के लिए यहाँ पर हम दो टर्म की डिस्कस करेंगे, एक करेंगे हम जनरल की बात करेंगे, और एक हम बात करेंगे किसके बारे में, पार्शियल की बात करेंगे। तो एक जर्नल और एक क्या हमारा पार्शियल। अब इसमें जर्नल किसके लिए यूज किया गया है? जर्नल में बेसिकली हम एनालाइज करते हैं कौन सा लेवल पर, ये हम डिस्कस करेंगे मैक्रो लेवल पर। जैसे कि कोई भी चीज जो कि सिमिलर है तो हम उसके लिए टर्म यूज कर लेते हैं, हम क्या देते हैं भैया ये तो जर्नल है, ये तो कोई नई चीज नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं है, ये तो जर्नल टॉपिक है या जर्नल प्रॉब्लम है। तो इस वजह से जर्नल का मतलब क्या है? जर्नल का मतलब ये है कि ये एनालाइज किया जाएगा, एक मेथड है स्टडी का, किस चीज का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी चीज डिस्ट्रीब्यूट की गई है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस से। लेकिन वहीं दूसरी जगह जो मेथड कहाँ पे यूज किया जा रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यूज किया जा रहा है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं किसमें, पार्शियल। भाई पार्शियल क्यों कर रहे हैं? पार्शियल का बेसिक सा मतलब ये है कि इसके अंदर सारे टॉपिक डिस्कस नहीं किए जाएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। क्या करे जाएंगे? कुछ टॉपिक ही इसमें डिस्कस किए जाएंगे। और ये किसकी बात है, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पार्शियल के बारे में हम जब भी डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम माइक्रो के अंदर, और जनरल जो कि एक जनरल बताया गया टॉपिक, ये हम बात करेंगे मैक्रो के अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा किसके बारे में, माइक्रो पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स का मतलब क्या है? पैराडॉक्स बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं। जैसे कि मैक्रो तो लॉजिकल कह रहा है उस चीज को, लेकिन हो सकता है कि माइक्रो से लॉजिकल ना कहे।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल में कहा जाता है कि सेव मोर, ताकि वो अपनी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी को क्या कर सके, गेन कर सके। अब ये कैसी बात है, बिल्कुल सही कहा। जैसे आप लोगों के पास जब भी पैसे आते हैं तो आपके पेरेंट्स कहते हैं भाई सेव कर ले, फ्यूचर में काम आएंगे। फ्यूचर में कैसे काम आएंगे, हो सकता है कि बुक की जरूरत हो, बुक खरीद ली, ड्रेस की जरूरत हो, ड्रेस खरीद ली, लेकिन फ्यूचर में क्या आएंगे पैसे आपके, काम आएंगे। लेकिन वहीं पर अब सेविंग जो है हमारा, वो माइक्रो के अंदर तो बहुत अच्छा वर्क करेगा कि हाँ हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, हम फ्यूचर में और कई सारी अचीवमेंट्स क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, कहीं अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें जिसमें मैक्रो के अंदर, तो मैक्रो के अंदर अगर इकोनॉमी के अंदर लोगों ने सेव ज्यादा करा, सेव मतलब बेसिकली एक्सपेंडिचर होता है एक हमारा होता है जैसे कि इनकम, इनकम के अंदर एक होगा हमारा क्या, सेविंग, और एक होगा हमारा एक्सपेंडिचर। अब अगर मान लेते हैं कि हमने एक्सपेंडिचर क्या कर लिया, कम कर लिया, एक्सपेंडिचर को हमने क्या कर लिया, कम कर लिया, तो सेविंग हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब सेविंग ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी डिमांड भी क्या होगी, वो भी कम होगी। और जब डिमांड कम होगी तो मार्केट के अंदर सप्लाई कम होगी। तो सेम यही है, इकोनॉमी के अंदर अगर हमने सेव ज्यादा किया तो इसका मतलब हम खर्च क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और जब खर्च कम करेंगे तो डिमांड भी क्या होगी, ये भी डिक्लाइन होगी। और जब डिमांड क्या होगी, डिक्लाइन होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होगा। अब इन्वेस्टमेंट भी डिक्लाइन होगी तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, डिक्लाइन होगा। और प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा तो एम्प्लॉयमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन डिक्लाइन होने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट लेवल में भी क्या होगा, कमी आएगी। और इकोनॉमी लेवल पर कमी आएगी तो इससे क्या होगा कि भैया एम्प्लॉयमेंट में कमी आई तो मतलब फ्यूचर जो पोवर्टी क्या हो जाएगी, वो प्रॉस्पेरिटी से बढ़ जाएगी। तो सेम यही देखने को मिला है कि इकोनॉमी के अंदर एक फैक्टर किस तरह से दूसरे फैक्टर पर क्या करता है, इंटरडिपेंड करता है। तो ये थे बेसिकली हमारे एक जो हमारे पॉइंट थे, जिसमें हम डिस्कस करा हमने कि किस तरह से ये क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों सेक्टर्स को आपस में एक दूसरे से अलग करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, टॉपिक नंबर 2। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा स्कोप और सिग्निफिकेंस आएगा, और हमारी लास्ट वीडियो में आपको नोट्स भी अवेलेबल करा दी जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए धन्यवाद।